अगर एक ट्रेन बहुत लेट होकर चांदनी रात में किसी सुनसान स्टेशन पे पहुंचती है और अगर उस स्टेशन का नाम हो केकराडीही, फिर रात का सफर कैसा होगा? सोचने वाली बात है ये। केकराडीही में मेरे एक भैया सेच दफ्तर के इंजीनियर है, इसलिए उनके पास खुद की एक जीप भी है। लेकिन पहले खबर करके कहीं जाने की आदत मुझे बिल्कुल नहीं है। दिवाली की छुट्टियां आते ही यहाँ चला आया छुट्टियां मनाने। ये प्लान बनाते वक्त सोचा था कि अचानक आके सीनू भैया को चौंका दूंगा, लेकिन यहाँ आके तो मैं खुद ही चौंक गया जब स्टेशन मास्टर ने मुझसे कहा, केकराडीही स्टेशन का नाम तो है, लेकिन वो गांव तो यहाँ से कम 3 मील दूर है। स्टेशन मास्टर मुस्कुराते हुए बोले जा रहे थे। चांद की रोशनी में अच्छे से देखिए चारों तरफ, बिल्कुल जहन्नुम में आप पहुंचे हैं आप अभी तो। चारों तरफ कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि कुछ अंधेरे से ढके हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे। मैंने अंदाजा लगाया एक बड़े से मैदान के ठीक बीचों बीच ये स्टेशन होगा। मैंने बोला, फिर तो मैं काम से गया समझू। हाँ बिल्कुल सही। स्टेशन मास्टर ने गंभीरता से कहा, वैसे सिर्फ आप ही नहीं, मैं भी काम से गया। क्यों, आपको क्या हुआ? क्या हुआ और होना क्या है? क्वार्टर में जाके थोड़ा सो लूं, ये भी मुश्किल है। जीना हराम कर दिया मेरा, इसीलिए रात को स्टेशन में सोता हूँ। जीना हराम करेंगे? कौन? वो आप जान के क्या कर लोगे? बस फिर स्टेशन मास्टर अपने कमरे में जाने लगे और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने बाहर से उन्हें आवाज लगाई, ओ भाई साहब सुनिए। अंदर से स्टेशन मास्टर ने गुस्से से जवाब दिया, सुनने सुनाने का समय नहीं है, वो लोग आने वाले होंगे। जीना हराम करके रखा है मेरा। इतनी देर में एक बूढ़ा आदमी आते दिखाई दिया, खांसते हुए। उसके हाथ में एक रेल की बत्ती थी। ये जरूर रेल में काम करने वाला ही कोई होगा। बत्ती को नीचे रख के वहां रखे एक सूटकेस के ऊपर वो आराम से सो गया। स्टेशन मास्टर ने कोई जवाब तो दिया नहीं, तो मैं क्या करूं? मैंने जाके उस बुढ़े से ही पूछा, ओ भैया सुनिए ना। कोई जवाब नहीं, बल्कि वो तो खराटे लेने लगा। सच में केकराडीही स्टेशन अजीब जगह है, और ऊपर से ये मच्छर। उनसे परेशान होके मैं प्लेटफॉर्म पे चला आया, लेकिन यहां भी मच्छर भरे पड़े थे। फिर गुस्से से आग बबूला होके मैंने ठान लिया कि बाकी का रास्ता पैदल ही निकल जाऊंगा। चांदनी रात है, गुनगुनाते हुए। स्टेशन से बाहर निकलते ही मुझे कच्चा रास्ता मिल गया और वहां पे बस एक ही आदमी खड़ा था। मेरी आवाज सुन के मेरी तरफ घुमा वो। कौन? मैंने बोला, मैं मुंबई से आ रहा हूँ। मेरे एक भैया यहीं पे रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं वो। लेकिन स्टेशन पे आने के बाद बिल्कुल फंस गया हूँ मैं अभी। समझा, मेरा भी यही हाल है। मैं भी मुंबई से ही आ रहा हूँ। मैं तो खुश हो गया, फिर बोला, फिर चलिए ना एक साथ, बातें करते हुए पहुंच जाएंगे। चलने की जरूरत नहीं है। इतना बोल के वो हंसने लगे। थोड़ा इंतजार कीजिए, अब्दुल मियाँ की सवारी आती ही होगी। मैंने और खुशी से कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा तो है, मगर पूरी तरह से अच्छा नहीं है। लेकिन क्यों? अब्दुल मियाँ अपनी सवारी में मुर्दों को ठिकाने लगाता है। उससे क्या, हमारे साथ तो एक गाड़ी में कोई मुर्दा नहीं होगा ना। क्या पता। फिर उन्होंने कहा, मान लीजिए आप भी तो जाएंगे मेरे साथ। आप एक मुर्दा नहीं है, इस बात की क्या गारंटी है? यह सचमुच एक बहुत मजाकिया आदमी है, मैंने हंसते हुए कहा।
उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैं 100% जिंदा हूँ, जीता जागता बिल्कुल। लेकिन मेरी गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। इसका मतलब आप मुर्दा आदमी हो? मैंने हंसते हुए कहा। मुर्दे बात थोड़ी ना करते हैं, और सवारी के लिए इंतजार करते हैं क्या वो? उन्होंने बिना हंसे ही कहा, केकराडीही में मुर्दे भी जिंदा है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ी देर पहले अब्दुल एक मुर्दा लेके जा रहा था। मुर्दे ने मुझे देख के कहा, क्या हाल है, समझ रहे हैं ना आप? वो आदमी वाकई मजाकिया था। खुद बिल्कुल नहीं हंस रहा था, लेकिन अपनी बातों से दूसरों को हंसाने में माहिर थे वो। मैंने उनसे कहा, कुछ देर पहले मैं स्टेशन मास्टर से मिला था। उन्होंने बोला कि कोई उनका जीना हराम कर देता है रात को, खाली पीली। कहीं मुर्दे ही आके परेशान तो नहीं करते उन्हें? बिल्कुल सही, स्टेशन के पीछे ही तो मुर्दाघर है। थोड़ा दम लेके उन्होंने फिर से कहा, छोड़िए, वो अब्दुल की सवारी आ रही है, चलो जान छूटी। रात के अंधेरे में थोड़ी दूर से अब्दुल की सवारी आ रही थी, बिना रोशनी के, बस एक बार भोंपू बजाकर। अब्दुल सामने आते ही पहले आदमी ने कहा, आओ अब्दुल मियाँ आओ, देखो तुम्हारे लिए एक और सवारी पकड़ के रखी है मैंने, सही है ना? अब्दुल ने मेरी तरफ देखा और कहा, 5 रुपए लगेंगे। मैं मान गया। फिर हम दोनों रिक्शा पे बैठ गए और अब्दुल रिक्शा चलाने लगा। फिर मेरे साथी ने अब्दुल से कहा, वो मुर्दा आखिर था कौन? अरे रायपुर का मुकेश बहुत बीमार था, हालत खराब है सिंह साहब, देखना कोई ना कोई मरेगा रोज। अच्छा, तो मेरे साथी का नाम कोई एक सिंह साहब है, बहुत मजाकी आदमी है वो। उन्होंने हंसते हुए अब्दुल से कहा, तू भी तो टपक गया था रे। हाँ, और आपकी क्या हालत है वो भी तो बताइए हमें। अब मैं क्या बताऊं, दामाद मेडिकल का डॉक्टर है, बहुत कोशिश की मगर काम नहीं बना। नसीब अपना अपना सिंह साहब। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा, क्या हुआ था आपको? और होना क्या है, बुखार से गया। और आपको क्या हुआ था? मैंने हैरानी से बोला, मुझे क्या होना है? अरे कुछ नहीं हुआ तो इतनी कम उम्र में कैसे टपक गए? कौन टपक गया? मेरे जवाब से सिंह साहब अजीब तरीके से हंसने लगे। ओ अब्दुल मियाँ, सुन रहे हो, लुका छुपी खेल रहे हैं ये जनाब। अभी टपके हैं ना, इसलिए शर्मा रहे हैं, बाद में सब ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ बिना समझे ही बोला, आखिर मामला है क्या? जरा साफ साफ मुझे भी तो बताओ कोई। लेकिन वो दोनों बस हंसे जा रहे थे। सड़क के दोनों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ काले काले पेड़ दिख रहे थे। लेकिन चांद बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, लगातार रोशनी बिखेर रहा था। अचानक कहीं से लोमड़ी की पुकार सुनाई पड़ी। इतनी देर में मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। सिंह साहब ने अचानक ही बोला, ए रुके रुके रुके। अब्दुल मियाँ, यहीं पे रोक दो। अब्दुल ने रिक्शा रोक के कहा, यहाँ पे क्यों? सिंह साहब ने उतरते हुए जवाब दिया, ये पीपल का पेड़ देख रहा है, ये मुझे बहुत पसंद है, अपना डेरा यहीं पे लगाऊंगा। मगर उस दिन आपने बोला था कि रामनिहार के जंगल में आपको पेड़ पसंद आया। नहीं रे, छोड़। सिंह जी ने नरमी से बोला, उस पेड़ में कमीने उल्लू भी रहते हैं, पूरी रात पैव 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 करके चिल्लाते रहते हैं। लेकिन ये पीपल का पेड़। ठीक उसी वक्त
सड़क के पास वाले पीपल के पेड़ से कोई बहुत जोर से चिल्लाया। यहाँ नहीं, कहीं और जाओ, कहीं और जाओ, चले जाओ, चले जाओ। सिंह साहब गरज उठे। कौन है रे? हाँ? आओ मैं। ये मेरा पसंद किया हुआ पेड़ है, पता भी है। आता हूँ मैं, रुक। फिर वो पीपल की पेड़ की तरफ दौड़ कर गए। फिर जबरदस्त झगड़ा और मार पिटाई शुरू। पेड़ की टहनियां हिलने लगी लगातार। अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अरे बाप रे, अरे बचाओ, अरे जा रे, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। और इन सब के बीच में ही अब्दुल ने अपना रिक्शा चला दिया। थोड़ी दूर आके उसने कहा, मरने दीजिए उन्हें। चलिए आपको राम निहार के जंगल में एक अच्छा सा पेड़ दिला देते हैं, आराम से रहिएगा। चांदनी रात में पैर लटका के गाना गाइएगा, टोकने वाला कोई नहीं। अब तक पूरी बात मेरी समझ में आ गई थी, लेकिन अब करूं तो क्या करूं? अब्दुल मियाँ की सवारी अब दौड़ने लगी थी। थोड़ी देर बाद मैंने अब्दुल को बुलाया। अब्दुल मियाँ। बोलिए साहब। अब सुनो अब्दुल मियाँ, तुम लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मतलब कौन सी गलतफहमी? मैं एक जिंदा आदमी हूँ। हंसी के चक्कर में अब्दुल की सवारी हिलते हुए थोड़ी धीमी हो गई थी। उसने कहा, मेरा भी यही ख्याल था। शुरू में ऐसा लगता है साहब, और फिर पता नहीं क्या हुआ। डॉक्टर ने मुर्दों के साथ मेरे को रखा अकेले। फिर पता नहीं मुर्दों के साथ क्या हुआ। मुर्दों के साथ? कहाँ पे? मरीज मरने के बाद यहाँ रखते हैं ना। मुर्दा घर? अरे बाप रे। अब्दुल हंसने लगा। बहुत खतरनाक है। मेरी बीवी ने मुझे मुर्दा घर में लेटा देख के जो तांडव शुरू किया था ना, कहने लगी लेटे रहने के पैसे मिलते हैं, काम नहीं करोगे तो खाओगे क्या। फिर मैं मुर्दा घर से भाग आया। रिक्शा चलाने का नसीब है मेरा सर, मरने के बाद भी। अब्दुल, मुझे यहीं पे उतार दो। अब्दुल मियाँ रुकने के बाद इधर उधर देखने लगे। आपकी पसंद तो कमाल की है। अच्छा पेड़ पसंद किया है। लगता तो है कि ये खाली ही होगा। अब्दुल मियाँ सड़क के एक तरफ जो सूखा हुआ पेड़ था उसी की बात कर रहे थे। चांद उस पेड़ के टहनियों के बीच से दिखाई दे रहा था, आधा अधूरा। मैं झट से नीचे उतरा और भागने लगा। अब्दुल पीछे से चिल्ला रहा था, साहबजी, मेरे पैसे, साहबजी, भाड़ा दे के जाइए, साहबजी। जी जान से आजू बाजू देखे बिना मैं भागे जा रहा था। थोड़ी दूर जाके सूखी मिट्टी में रुक गया। वहां पे थोड़ी दूर में रोशनी दिखाई दे रही थी। रोशनी के पास जाके मैंने देखा तो कुछ लोग बैठे दिखाई दिए और उनके सामने एक मुर्दा पड़ा हुआ था। फिर से एक मुर्दा। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उन लोगों ने मुझे देखा और डर के मारे चिल्ला के भागने लगे। मैं सोच ही रहा था कि क्या हुआ, लेकिन तभी अचानक वो मुर्दा धीरे धीरे उठने लगा। फिर एक उबासी लेके डरावनी आवाज में वो बोला, भैया एक सिगरेट है क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा। ऐसा लगा मानो ऊंचाई से अभी गिर जाऊंगा।
होश में आया तो देखा मैं अपने भैया के कमरे में हूँ। मैं बच कैसे गया वो अलग कहानी है। सीनू भैया ने कहा था, बिना कोई खबर किए कहीं जाने से कितना कुछ हो सकता है, अब पता चला ना। वही आखिरी बार था। उसके बाद से कभी भी रात के सफ़र में मैं नहीं निकला।